हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 1 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है हिमगिरी। तो हिमगिरी है वो एक स्वदेशी एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है और ये नीलगिरी श्रेणी का प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित तीसरा जहाज है। ठीक है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत? नीलगिरी श्रेणी की। ठीक है, नीलगिरी श्रेणी का जहाज है और इसको प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित किया गया है और इसका निर्माण है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC कोलकाता द्वारा किया गया है। ये GRSC में निर्मित पहला जहाज है। 31 जुलाई को GRSC कोलकाता में इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट INS हिमगिरी, जिसको 6 मई 2005 को रिटायर कर दिया गया था, उसी का एक नया अवतार है। उसी को रीबिल्ड करके इसको बनाया गया है। इसका डिजाइन है वो वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें 75% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। हिमगिरी में डीजल इंजन और गैस टर्बाइनों के संयोजन का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो ये डीजल इंजन और गैस टर्बाइनों के संयोजन से संचालित होता है। इसमें दोनों सुविधाएं हैं और इस जहाज पर हेलीकॉप्टरों को तैनात करने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हिमगिरी के ऊपर हथियार प्रणाली कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके ऊपर सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली तैनात की गई है। वो कौन सी है? ब्रह्मोस एंटीशिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो सुपरसोनिक सतह से सतह पर, ठीक है, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ब्रह्मोस एंटीशिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को इस पर तैनात किया गया है। दूसरी मिसाइल है मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। वो कौन सी है? ब्राक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ठीक है, तो ब्राक 8 है वो इंडिया और इजराइल का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इंडिया इजराइल का ब्राक 8। ठीक है, तो ये इस पे तैनात की गई है। इसके अलावा 76 मिमी गन, 30 मिमी गन और 12.7 मिमी रैपिड फायर क्लोज इन हथियार प्रणालियां इस जहाज पर तैनात की गई है। ठीक है, अगला टॉपिक है ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन, होप। तो होप क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो लद्दाख के शोकार में बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा अन्य सहयोगियों के साथ प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम है। तो ये स्पेस सेक्टर में एक इंडियन स्टार्टअप है प्रोटोप्लेनेट, बेंगलुरु स्थित इंडियन स्टार्टअप है प्रोटोप्लेनेट। उसके द्वारा इसरो और कई अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। ठीक है, और इस होप कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा और मंगल ग्रह पर संभावित मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए गहन अंतरिक्ष वातावरण जैसी परिस्थितियों में मानवीय अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का आकलन करना। तो इसका उद्देश्य है चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए जो यात्रियों को भेजा जाएगा, ठीक है, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग करवाना। ठीक है, और उनकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनका आकलन करना, कैसे वो अनुकूलन अडॉप्ट करते हैं, उन सब चीजों का अध्ययन करना। ठीक है, होप को एक शोध केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां चयनित चालक दल 1 अगस्त से 10 दिवसीय आइसोलेशन मिशन के तहत बारी बारी से केंद्र में रहेंगे। ठीक है, तो चंद्र और मंगल जैसा वातावरण वहां पर बनाया गया है और उसमें जो चालक दल के सदस्य हैं उनको एक 10 दिवसीय आइसोलेशन मिशन पर रखा जाएगा और टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले प्रयोग के लिए 2 वैज्ञानिक राहुल मोगालापल्ली और यमन अकोट को चुना गया है। किन किन को? राहुल मोगालापल्ली और यमन अकोट को। ठीक है, तो ये स्टेशन पर रहेंगे और वहां पर मनोवैज्ञानिक, शरीर क्रिया विज्ञान और एपिजेनेटिक्स अनुसंधान पर प्रयोग करेंगे। लद्दाख के शोकार में वातावरण है वो चंद्रमा और मंगल ग्रह पर पाए जाने वाली भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों से काफी मिलता जुलता है, इसलिए इस जगह को इस प्रयोग के लिए चुना गया है, होप के लिए चुना गया है लद्दाख के शोकार को, क्योंकि वहां पे जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो चंद्र और मंगल ग्रह से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रीव्यय है उसको मंजूरी दी गई है। तो इस 1920 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ टोटल आउटले कितना हो जाएगा? 6520 करोड़ रुपए। ठीक है, जो चालू अवधि है, जो चालू
वित्त आयोग का चक्कर है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग का चक्कर है जो अभी चल रहा है 20-21 से 25-26 के लिए। तो उसके लिए टोटल 6520 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए रखी गई है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की घटक योजना एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां बनाई जाएंगी, ठीक है। ये जो 1920 करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत की गई है उससे 50 बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। और इसके अलावा घटक योजना खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के अंतर्गत NABL मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। जो 1920 करोड़ रुपए की राशि जो मंजूर की गई है उसमें से 1000 करोड़ रुपए से 50 तो बहु उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, उसकी विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए 920 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। तो ये टोटल 1920 करोड़ रुपए अतिरिक्त मंजूर किए गए हैं, ठीक है। ये जो राशि है वो 15 वित्त आयोग चक्कर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है वो 2017-18 में प्रारंभ की गई थी और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसका नोडल मंत्रालय है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन। तो ये विज्ञान सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 7 से 9 अगस्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 7 से 9 अगस्त तक 3 दिवसीय ये सम्मेलन है। और कहाँ किया जाएगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी है वो MS स्वामीनाथन की एक पुनर्मुद्रित पुस्तक है इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। किसकी पुस्तक है? MS स्वामीनाथन की, ठीक है। दोबारा पब्लिश किया गया है इसको, इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। इसका भी विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा एक डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का भी MS स्वामीनाथन के ऊपर जारी किया जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन है उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा अपन, ठीक है। तो जो MS स्वामीनाथन है उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, ठीक है। और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक किनको कहा जाता है? तो वह है नॉर्मन बोरलॉग। इनको वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। और MS स्वामीनाथन के द्वारा 1988 में एक संस्थान की भी स्थापना की गई थी, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, MSSRF, ठीक है। जिस संगठन के द्वारा इस कार्यक्रम का विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसकी स्थापना भी MS स्वामीनाथन द्वारा 1988 में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई में, ठीक है। और MS स्वामीनाथन को भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिसको स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। स्वामीनाथन आयोग भी उसके नाम से ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है वो किस पे थी? MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि जो MSP है उसको उत्पादन की भारित औसत लागत से, जो प्रोडक्शन होता है उसकी भारित औसत लागत होती है उससे 50% अधिक होना चाहिए MSP, ठीक है। तो इसकी सिफारिश की थी जिसे अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। और जो किसान आंदोलन होते रहते हैं उनमें बार बार इसकी मांग उठती रहती है। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू किया जाए, इसके लिए आंदोलन भी होते रहते हैं, ठीक है। तो ये था MS स्वामीनाथन के बारे में। अगला टॉपिक है जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी। तो ये कहाँ पर खोली गई है जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी? तो जावर माइंस उदयपुर में स्थापित की गई है जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी।
और किसके द्वारा स्थापित की गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और इसमें पहले बैच में अंडर 15 वर्ग की 20 लड़कियों को प्रवेश दिया गया। तो जिंक फुटबॉल गर्ल्स अकादमी जावर माइंस उदयपुर में स्थापित की गई है। किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। और इसमें जो पहला बैच है उसमें अंडर 15 वर्ग की 20 लड़कियों को प्रवेश दिया गया है। ठीक है। और लड़कियों की मॉनिटरिंग, एनालिसिस और डेवलपमेंट के लिए एक अद्वितीय FQ प्रौद्योगिकी के साथ ये देश का पहला प्रौद्योगिकी आधारित फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र है। ठीक है। तो इसमें एक FQ प्रौद्योगिकी है, वो लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए इसमें इसका यूज किया जाएगा, FQ प्रौद्योगिकी का, FQ टेक्नोलॉजी का। ठीक है। और ये ऐसा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला देश का पहला प्रौद्योगिकी आधारित फुटबॉल प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है। तो जो FQ टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है? तो इसमें एक डिजिटल दीवार पर प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग करने के लिए जो लड़कियां हैं वो अपने शॉट्स की बौछार करते हैं, मतलब शॉट्स मारते हैं डिजिटल दीवार पर। तो वो डिजिटल दीवार होती है। ठीक है। तो उसमें AI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। वो अपने जो लड़कियों के जो शॉट्स होते हैं उससे संबंधित डेटा को एनालाइज करके और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करके उनको उपलब्ध करवाती है। ठीक है। तो ये FQ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला देश का पहला प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार क्यों चर्चा में है? तो अभी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सैन्य सरकार ने 2021 के तख्तापलट के बाद से लागू आपातकाल को हटा लिया है। ठीक है। 2021 में आंग सान सू की जो निर्वाचित सरकार थी उसका तख्तापलट करके वहां की सैन्य सरकार जुंटा ने, ठीक है, आपातकाल लगा दिया था। अभी उसको हटा दिया गया है और सरकार ने सैन्य प्रमुख और वास्तविक शासक मिन आंग हाइंग के नेतृत्व में 11 सदस्यीय चुनाव आयोग के गठन की घोषणा की है और इनका प्लान है कि 2026 में चुनावों का आयोजन किया जाए। ठीक है। जो मिन आंग हाइंग है ये अभी अंतरिम सरकार के भी प्रमुख बन गए हैं, तो इनके हाथों में और अधिक शक्तियां आ गई है। ठीक है। तो ये म्यांमार के बारे में देख लेते हैं। तो म्यांमार का बॉर्डर भारत से लगता है। ठीक है। ये म्यांमार है और ये भारत का नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। तो 3 राज्य इस बॉर्डर पर पड़ते हैं भारत के। ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और जो म्यांमार में है अभी जो वहाँ का जो रखाइन स्टेट है, जो रोहिंग्या है, वो इसका बॉर्डर बांग्लादेश से भी लगता है। तो जो रोहिंग्या हैं वो रखाइन स्टेट में रहते हैं। तो वहाँ की सरकार के और जो बौद्ध हैं वहाँ पे जो विद्रोही आर्मी है, ठीक है, उनके अत्याचारों से तंग होकर के वो बांग्लादेश और भारत में प्रवेश कर रहे हैं रोहिंग्या। ठीक है। तो बांग्लादेश में बड़ी आबादी उनकी है, तो इस पर भी विवाद चल रहा है अभी। ठीक है। और म्यांमार और भारत ने अभी हाल ही में म्यांमार में भूकंप भी आया था मार्च 2025 में। तो उसमें भारत ने ऑपरेशन बर्मा के तहत सहायता राशि भी भेजी थी। तो ऑपरेशन बर्मा किससे संबंधित है? तो ये म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ठीक है। और जो आंग सान सू की है, इनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इन्होंने 2020 में, नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद में कुछ टाइम बाद में वहाँ की सन्नी जुंटा सरकार है, उन्होंने इनका तख्तापलट कर दिया था और सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। और अभी वहाँ की सरकार ने वहाँ जो आपातकाल लागू कर रखा था उसको हटाने की घोषणा कर दी है और 2026 तक चुनाव करवाने का उनका प्लान है। ठीक है। नेक्स्ट है शशि भूषण कुमार सिंह। तो जो शशि भूषण कुमार सिंह है, इनको दिल्ली पुलिस का 25वां कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? शशि भूषण कुमार सिंह। और ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश, जिसको AGMUT कैडर कहा जाता है, तो उसके 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। और भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। ठीक है। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना अध्यक्ष हैं अपने जनरल भूपेंद्र द्विवेदी।
ये अपने थल सेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो इनको 47वां नौसेना उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो किनको किया गया है नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को। और नौसेना के इनको नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है और वे 47 से नौसेना उप प्रमुख है। ठीक है, और नौसेना के प्रमुख कौन है? तो वो है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह। ठीक है, तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। और नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश के त्रिपाठी। और वायुसेना के प्रमुख हैं AP सिंह। ठीक है, और वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन अभी 47वें नौसेना उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो इनको पश्चिमी नौसेना कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, और अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है DBT। तो DBT के मध्य और ITBP के मध्य जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय पतन पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला गुजरात में पड़ता है ये दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, उसमें 1 मेगावाट क्षमता वाले हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो कहाँ किया गया है 1 मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र का उद्घाटन? तो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय पतन पथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।